चोई देवीलाल का क्लेमेंट बन जाते हैं। चोई देवीलाल के क्लेमेंट हम थोड़ी हैं, जनता है। चोई ओम प्रकाश चौटाला सारे देश के हैं ना। हाँ, तो चोई ओम प्रकाश चौटाला के भी क्लेमेंट जनता है, हम नहीं है। आपसे ये सिर्फ ये पूछना है मुझे कि अगर ऑफ कैमरा कभी भी आप एक परिवार के साथ बैठेंगे या पूरा परिवार एक साथ हो तो आप क्या कहेंगे अभय सिंह चौटाला से? चाह ही रहे थे कि जब चौटाला साहब का देहांत हुआ उनकी, तो उन्होंने तो उस पहले दिन ही ये कह दिया था कि अब इससे सुनहरा मौका नहीं आ सकता परिवार को एक करने का। और मैंने लोगों के दिल जीते हैं। मैंने इंसो का संगठन में काम किया। चोई ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को आदेश दिया। मैंने इंसो के संगठन को सबसे प्रभावी संगठन ना बनाया हो तो बताओ। मुझे अचंभा इस बात का है, मुझे कौन सी बटालियन दे रखी थी। टूटा फूटा एक बेचारा गनमैन मेरे को यहाँ से साथी मुझे मिला हुआ था, बड़ा अच्छा साथी था, तो वो मेरे साथ प्रदेश में घूमता था। मैंने कहा भाई तुम्हारे भाई जैसा साथ रहा कर, कोई सिक्योरिटी की हमें कोई चिंता नहीं। आपने अभी कहा कि सिक्योरिटी की जरूरत जो है वो अभय सिंह चौटाला को है, ऐसा क्यों? वो उन्हीं को ज्यादा डर लगता है, वो इनके बीजेपी के ज्यादा नजदीकी हैं। वो तो Y+ और पता नहीं Z+ श्रेणी की मांग रहे हैं, उन्हें ये लोग दे रहे हैं। वो हमें दुहाई देते हैं। कई बार तो मैं देख रहा था, अभी मेरी चाची जी कह रही थी कि माफी मांग लो। अरे जब वो घटना घटी तो आप थी कहाँ, कौन सी राजनीतिक दल में थी? कम से कम आपको पता भी है क्या हुआ था। मैं तो उससे स्नेह करता हूँ, मगर उसने जो मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। अर्जुन तो दे सकता था ये बयान, क्योंकि उसको मैं जानता हूँ। करण से ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ना समझ बात करेगा। कांग्रेसियों की बात की जलन हमारे पे उतारेगा। हो सकता है वही आपका कैमरा और माइक फेंक के मारे और वहां से खड़े होकर के मैं नमस्कार, हमारे साथ है हरियाणा युवा प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला। हाल ही में जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा में जींद के जुलाना में, वहीं पांडु पिंडारा की धरती, वहाँ से एक बड़ा संदेश पूरे हरियाणा में दिया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि ऐतिहासिक रैली जो है हाल ही में जननायक जनता पार्टी की ओर से की गई, उसकी कैसी सफलता रही, पूरे हरियाणा में किस तरीके का मैसेज गया, ये जानने की हम भाई दिग्विजय से बातचीत करेंगे। दिग्विजय, आपने ये जो रैली करी, जी साहब, ये तो एक तरह से बड़ा मैसेज देने का कोशिश आपका रहा। किस तरीके से देखते हैं इस रैली को आप? हमारे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की एक राजनीतिक सोच थी। वो ये सदैव कहते थे कि सिरों की गिनती से प्रजातांत्रिक प्रणाली में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जा सकता है, क्योंकि वोट तो 5 साल में एक दफ़ा डलने हैं, मगर हर साल अपनी बढ़ती ताकत का प्रदर्शन जो है वो जनमानस के बीच में जाकर ही किया जा सकता है और लोगों के सामने उसका एतबार किया है। तो वो ये इसी तरीके से हो सकता है। तो और उसका एक माध्यम है रैली करना। हम अपने स्थापना दिवस पर अमूमन हर साल रैली करते आए हैं, कोरोना काल को छोड़ करके, क्योंकि उस समय तो संभव ही नहीं था। इन विकट विपरीत हालातों में जब लोग हमें कम आंक रहे थे या शून्य कह रहे थे, ऐसे समय पर वो सिरों की गिनती करवाने की आवश्यकता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हमने बड़ी अच्छी तैयारी करी। कार्यकर्ता ने और पार्टी के नेताओं ने जी तोड़ मेहनत करी। गांव-गांव, घर-घर, गली-गली, हर शहर में नुक्कड़ तक जाकर के हमने संदेश दिया। मगर जनता को लेकर के आना और जनता अपने आप चल करके आई, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इस रैली में कामयाबी मैं इसको मानता हूँ, मेरा जो मूल्यांकन है, आंकने का तरीका है, तो मैं ये मानता हूँ कि रैली इसलिए कामयाब रही कि लोग अपने साधन लेकर के भी आए। और मैं इसलिए भी इस रैली को कामयाब मानता हूँ। रैली में भीड़ करना तो आसान है, मगर भीड़ में जोश की जो कहते हैं ना, टेम्परेचर थर्मामीटर से उस जोश को आंकना, अगर वो जोश हाई है, वो उत्साह, वो उमंग, अगर वो जुनून दिख रहा है, तो इसका मतलब आपके प्रति कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो है। तो मैं मानता हूं कि इस बार जो रैली के अंदर जो लो जली है, वो 2019 की याद दिलाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक भावना है कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल, चाहे उसमें इंडियन नेशनल लोकदल हो, अन्य राजनीतिक दल हो, इन लोगों को लोग आजमा चुके हैं और ये मानते हैं कि वैकल्पिक तौर पर विपक्ष की भूमिका इस 1 साल के अंदर नायब सिंह सैनी के लिए चुनौती बनकर के कोई खड़ा हुआ है तो जननायक जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता हुआ है। चाहे सीट एक भी ना हो, चाहे विधानसभा में ना हो, मगर विधानसभा के बाहर अगर इससे कोई लड़ाई लड़ रहा है, चाहे सीटी का मुद्दा था तो हमने उठवाया, आज इनको रिजल्ट जारी करना पड़ा। चाहे किसान के मुआवजे का मुद्दा था, दुष्यंत चौटाला जी ने, डॉक्टर साहब ने जगह जगह उसको उठाया, अब इनको जारी करना पड़ा। मगर मैं फिर कहता हूँ कि सिर्फ 50,000 लोगों का ही जारी किया, जबकि आवेदक निवेदक जो थे 5 लाख से भी ज़्यादा थे। तो हर मुद्दे पर,
हमने गर्मजोशी से गरमाई से लड़ाई लड़ी और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम किया। अगले 4.25 साल भी ये संकल्प लेकर के जुलाना से आए हैं कि हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। और वैसे यंग है, अभी तो उम्र ही कितनी हुई है, तो और मेहनत से नित नए सवेरे उठ करके हरियाणा के जनमानस की लड़ाई लड़ेंगे और उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त कर करके विकल्प के तौर पर भविष्य में उभरेंगे। जेजेपी 8 साल की हो गई है जी, कैसे देखते हैं इन 8 साल के सफ़र को? इसमें उतार चढ़ाव दोनों आए हैं। हालांकि आप एक ऐसे स्तंभ के तौर पर खड़े रहे, चुनाव नहीं जीते, लेकिन आपका जो कह सकते हैं कि एक तरह से लोगों के ऊपर पकड़, भाईचारा, वो हमें देखने को इस रैली में भी मिला। और आज 8 साल में आपने जेजेपी ने जितना पाया पहले 4 सालों में, उसके बाद के उस दौर को भी देखें, क्योंकि मेहनत बहुत जारी है आपकी, लेकिन सफलता नहीं मिली। कैसे देखते हैं? नहीं, मैं उसको सफलता मानता ही नहीं। लोग एमएलए बनने को सफलता मानते हैं, मैं तो अचंभा मानता हूं कि उनकी कितनी न्यूनतम सोच है। लोग एक चुनाव जीतने को ही अपनी सफलता मान लेते हैं अपने जीवन में। मैं तो सफलता अपने पार्टी की ताकत को बढ़ाना, चोई देवीलाल के विचारों को घर घर पहुंचाना। मैंने तो उनके घर में जन्म ले लिया, इससे बड़ी सफलता, मैं तो सफल ही पैदा हुआ था। अब तो मुझे उनके संदेश को घर घर पहुंचाना है, ये मेरे जीवन की सफलता है। और उस काम को मैं दिन रात करता हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और अगर मेरी पिछली चुनावी हारों से कोई खुश हुआ है तो वो उसका आकलन जरूर करे। मैंने चुनाव कहाँ लड़ा, पहला चुनाव मैंने किन परिस्थितियों में लड़ा? जब पार्टी नई बनी थी, सिंबल नहीं आया था, रजिस्टर नहीं हुई थी, टेम्परेरी से वो था हमारे पास, कप प्लेट का सिंबल था। कप प्लेट का था, चप्पल का भी आया था, वो बाद में आया था, उसके बाद में आया, वो उसके बाद में आया था। तो ये इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ा था मैंने। जब चुनाव लड़ा तो मेरे सामने लड़ने वाले धुरंधर जो थे, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो तीसरे नंबर पे गए, जमानत भी नहीं बचा पाए। मेरे उन हालातों में 38,000 वोट आए। जींद की जनता ने मुझे इतना स्नेह दिया और बीजेपी ने साम दान दंड भेद, कोई सरपंच नहीं छोड़ा, कोई ब्लॉक का मेंबर, कोई जिला परिषद नहीं, कोई यहाँ तक कि आंगनवाड़ी तक को भी उन लोगों ने मैनेज किया, उठाया। और ग्रुप डी का रिजल्ट भी बीच में निकाल दिया, जो कि गैर कानूनी था। उसके बाद मसा जाके वो 8-10 हज़ार से इलेक्शन जीते। तो मैं तो उसको हार नहीं मानता। मैं तो हार के वहाँ से निकला तो मैंने कहा था मैं ये चुनाव जीत के आया हूँ, मैंने आपका दिल जीत लिया। मेरी पार्टी को मैं खड़ा, आज इसकी बुनियाद में मेरी आपके साथ मिलकर के एक भूमिका बन गई। अब हम इसको आगे ले जाएंगे। परिणाम स्वरूप 1 साल के अंदर जो 10-11 महीने में हमारा क्या रिजल्ट रहा, ये सारी दुनिया को पता है। उसके बाद मैंने दूसरा चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा, किसके सामने लड़ा? चो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने। चुनौती को स्वीकार कर उनके सामने टक्कर ली। मेरे को 60,000 वोट दिए वहाँ के लोगों ने। कोई छोटी बात नहीं है। जब लोग कहते थे कि तो कोई दुकान ही नहीं खुलेगी, जमानत तो बची मेरी। मैंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। और तीसरा चुनाव कब लड़ा, जो मेरी हैट्रिक को, हार को बड़ी खुशी से मनाते हैं ना, ज़्यादातर तो ये लोकदल वाले खुश होते हैं, तो ये उनको कहूँगा किन हालातों में लड़ा, जब मेरी पार्टी सबसे बुरे समय में संघर्ष में जूझ रही थी और पार्टी का कोई नेता भी जो है ना आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उस हालातों के अंदर मेरे को 36,000 वोट डवाली के हल्के के लोगों ने दिए। हाँ, दूसरों के लिए खलबली मच गई थी एक बार। मैं तो कभी हारा ही नहीं हूँ और मैंने लोगों के दिल जीते हैं। मैंने इंसो का संगठन में काम किया, चो ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को आदेश दिया। मैंने इंसो के संगठन को सबसे प्रभावी संगठन ना बनाया हो तो बताओ। आज मेरी युवा इकाई का संगठन है। मेरा ये लक्ष्य है 4 साल बाद आप जैसे लोग मुझे खुद शाबाशी दोगे और मेरे विरोधी जो हैं वो इस बात को देखकर हक्के बक्के रह जाएंगे कि प्रभावी संगठन। चो ओम प्रकाश चौटाला की क्लास में ABCD सीखी है हमने। ये तो सारे ड्राइंग रूम में रहा करते उस टाइम, जो ये ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, इन लोगों ने तो कभी संघर्ष ही नहीं किया। और जो ये इनेलो है, इसका जो नेता है, नेतृत्व जो है, वो फतेहाबाद से आगे इनकी कोई पूछ नहीं थी। ये संघर्ष तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, हम लोगों ने जाकर के संघर्ष किया, चो ओम प्रकाश चौटाला जी की उंगली पकड़ करके सीखा। तो चिंता ना करो, 4 साल हैं, अभी बड़ी अच्छी शुरुआत हो गई, हौसला हो गया, लोगों के मुंह बंद हो गए, जो ज़्यादा भला और बुरा कहते थे वो चुप हो गए। अब हम प्लस में जाएंगे, जो लोग हमें माइनस में गिनते थे वो ये तो कहने लगे भी बात न्यूट्रल हो गई। अब तो हम दिन प्रतिदिन प्लस में जाएंगे। 18 तारीख से हमारे कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। दुष्यंत जी, मैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश की 3 दिशाओं में रैली के लिए जो धन्यवादी दौरा है उसको करने के लिए पूरे प्रदेश में घूमेंगे। वो खत्म होते ही 28 तारीख से युवा योद्धा शुरू हो जाएगा। अच्छा। पूरा फरवरी युवा योद्धा चलेगा। 18 कार्यक्रम बचे हुए वो पूरे होंगे। 13 मार्च को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन होगा। वो खत्म होते ही फिर घर घर आंदोलन चलाएंगे। उसके अंदर मैं सभी 6,700 गाँव में खुद जाऊंगा। अगले 1 साल वो करूंगा।
गांव-गांव चाय पीऊंगा, गांव-गांव लोगों से मिलूंगा, गांव-गांव सभाएं करेंगे। यानी हमारा लक्ष्य निर्धारित कार्यक्रम है। हमारा मुकाबला कैसे करेंगे ये लोग? यानी युवा जो है वो पूरी तरह से अब तैयार है। 64% वोट युवा का है। हाँ, और जो हमारे से लड़ रहे हैं वो 64 पार के हैं। पार के हैं, यानी युवा को साधने की पूरी कोशिश। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, जो हमारे से लड़ रहे हैं वो 64% के कैटेगरी में नहीं है। उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई नेतृत्व नहीं है। तो नेतृत्व 38 साल का लड़का दुष्यंत चौटाला जो नेतृत्व दे सकता है। मुझे एक बात बताओ, आप चिट फंड में इन्वेस्ट करोगे कि खरे सोने में करोगे? खरे सोने में। तो ये तो चिट फंड है। हाँ। एक दिन तो अच्छा लग सकता है, अच्छा, आपको प्रॉफिट मेकिंग लग सकता है। तो खरा सोना तो आज इन्वेस्ट करोगे, चाहे वो स्लो रेट पे ग्रोथ करे, मगर लंबी दूरी तक जाएगा। तो दुष्यंत चौटाला खरा सोना है, ये चिट फंड है। जुलाना रैली में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कांग्रेस को टारगेट करते रहे, बीजेपी को टारगेट करते रहे, और इस बीच डीजीपी पर भी उन्होंने एक शायराना अंदाज में जो जिस तरीके से बयान दिया, और उसके बाद में आपके परिवार की सिक्योरिटी का जो मामला आया, कम कर दी गई। बहुत सारी, मतलब हरियाणा में कई बार हैरानी जताता हूँ। हाँ। अभी उन बातों पे भी आऊंगा। हाँ। मुझे अचंभा इस बात का है, मुझे कौन सी बटालियन दे रखी थी? हाँ। टूटा फूटा एक बेचारा गनमैन मेरे को यहाँ से साथी मुझे मिला हुआ था, बड़ा अच्छा साथी था। तो वो मेरे साथ प्रदेश में घूमता था। मैंने कहा भाई तुम्हारे भाई जैसे साथ रहा कर, कोई सिक्योरिटी की हमें कोई चिंता नहीं। हाँ। तो वो हमारे साथ, वो मैंने मांगा था क्या इनसे? बताओ मैंने मांगा हो तो, कहीं कोई लेटर हो मैंने मांगा हो? भाई ये फुकरे किस्म के लोग शादियों में मरगत पर इनको कमांड, मैंने तो मांगा ही नहीं आपसे। आपने दिया, आपने छीन लिया। तो दुष्यंत चौटाला ने तो सिर्फ थार का जो बयान आया था, थार और बुलेट का बयान है, उसी के क्या परवाह में कहा था कि गृह मंत्री खुद हमें थार लेकर घूम रहे थे। हमें क्या परवाह है सिक्योरिटी की? हाँ। परवाह तो अभय सिंह चौटाला को है, उनको देनी चाहिए नहीं सिक्योरिटी, दे भी रहे हैं। फर्क साफ है। हमारे साथ कोई एक आधा इन्हीं का दिया हुआ इनने छीन लिया, यानी इतना बुरा मान गए। हमने जनमानस की आवाज उठाई। आम जनता जो बुलेट पे चलती है, जो थार पे चलती है, वो सारे गुंडे बदमाश थोड़ी हैं। हमने क्या गलत कहा? तो बुरा लगा, छीन लिया, अपने पास रखो भाई। हम अपनी लड़ाई, क्या हम आपके गीदड़ भभकियों से डर जाएंगे? और मैंने तो यहां तक की कहा कि आम जनता की सिक्योरिटी दो। जो ये मर्डर आपके रिजीम में बढ़े हैं, ओपी सिंह, उसका बताओ। जो सबसे ज्यादा क्राइम इंडेक्स महिलाओं का हरियाणा नंबर 1 हो गया, उसके बारे में बताओ। काम की बात करो ना। तो वो कह रहे हैं कि ये, तो मैं ये पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि आप, ये लोग सदैव मुद्दे को डाइवर्ट करने में बहुत अच्छे हैं। यानी मुद्दा है हरियाणा के, अब वो जो हमारा धनखड़ का लड़के का मर्डर हुआ है, उसकी तो कोई बात नहीं कर रहा। दिग्विजय चौटाला की सिक्योरिटी वापस होगी, अखबार में इतनी बड़ी कटेंगे, यानी खुश हो रहे हैं। मैंने तो भाई मांगी नहीं थी। मैंने कहीं एक जगह ये कह दें, डीजीपी कह दे कि इसने सिक्योरिटी मांगी थी या ये सिक्योरिटी का भूखा था, तो मुझे दिखा दे। तुमने दी, तुमने छीन ली। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क पड़ा है? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अभी कहा कि सिक्योरिटी की जरूरत जो है वो अभय सिंह चौटाला को है, ऐसा क्यों? वो उन्हीं को ज्यादा डर लगता है, वो इनके बीजेपी के ज्यादा नजदीकी हैं। जब वो तो Y+ और पता नहीं Z+ श्रेणी की मांग रहे हैं, उन्हें ये लोग दे रहे हैं। बीजेपी के तो जिला अध्यक्षों तक को 2-2 गनमैन अलॉट कर रखे हैं। वो किस कैटेगरी में आते हैं? मगर मैं उस स्तर पे गिरना नहीं चाहता। अगर हम उस स्तर पे गिर गए तो जीभ आ जाएगी इस डीजीपी की बात। ये बता नहीं पाएगा भाई, इसको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जो 700 कमांडो दे रखे हैं, उसमें बिप्लब देव को कमांडो दे रखा है। बिप्लब देव कौन से प्रदेश का है भाई? Z सुरक्षा दे रखी है, Z सेकंड कैटेगरी, Z+ होती है टॉप Z श्रेणी सुरक्षा दे रखी है बिप्लब देव को। बिप्लब देव कौन से प्रदेश का है? अरे कम से कम दिग्विजय चौटाला तेरे प्रदेश का तो है। तो मगर ये खुद ही हरियाणा का नहीं है डीजीपी हमारा। हाँ। ये खुद ही बिहार से हैं। इनको क्या पता है हरियाणा की क्या असलियत है? बिप्लब देव अगर पूर्व मुख्यमंत्री रहा है असम, जहां का भी, असम का या कहीं त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा से मिलनी चाहिए उसको सिक्योरिटी। हरियाणा की जनता उसके टैक्स क्यों पे करे भाई? मेरा सवाल वैलिड है कि नहीं है? बिल्कुल वैलिड है सर, क्योंकि अब जब हरियाणा के जो लोग हैं, खास करके सियासी लोग हैं या जो मोजीज लोग, उसको बिप्लब देव को इन्हें कैबिनेट रैंक दे रखी है यहाँ पे। तो हरियाणा की जनता को पता चलेगा, तभी तो वो लोग जानेंगे ना। आज ये बातें उन तक पहुंचनी चाहिए, और वो माध्यम आप लोग हो। उसको तो कोई कहते हैं कि 20-20, 25-25 कमांडो दे रखे हैं।
वो क्या है, क्या कौन सी रिश्तेदारी में लगता है इनकी? ये तो सरकार जो है वो अपने हिसाब से तय कर रही है। जैसे आपकी हमें तो फुकरा कह रही है, तो हाँ, सोचने की बात है। एक सिपाही तक को भी दिग्विजय चौटाला 4.25 साल सरकार में, मेरा बड़ा भाई उप मुख्यमंत्री था, एक सिपाही तक को भी बिना सर के मैंने फोन किया हो, किसी को इज्जत ना दी हो, कहीं कोई बदमाशी गुंडाई करी हो, किसी से बुरे लहजे में बात की हो। हरियाणा के अंदर कोई हमारे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा है, और ये कल का डीजीपी हमारे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा है। सोचने की बात। अच्छा, अब रैली पर आते हैं फिर से, क्योंकि आपकी जुलाना रैली, इनेलो की रोहतक रैली जी, दोनों में बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉमन थी। कॉमन ये थी कि चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, दोनों की तस्वीरें जो है आपकी भी रैली में थी, उनकी भी रैली में थी। लेकिन आपकी रैली में हमने भाषण भी सुने तमाम नेताओं के, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला का जिक्र नहीं था। मैं तो सुबह से लेके शाम तक, जब तक रैली लगी चली, जो ओम प्रकाश चौटाला जी के नारे और उनकी बात, वो क्या क्या किया करते थे, सारी बात बखान हुआ। और जो ओम प्रकाश चौटाला जी की लेगेसी को ही हम आगे लेके जाएंगे। जो ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे आइडल रहेंगे, वो महापुरुष हैं। आज वो इस सृष्टि पे, धरती पे नहीं है, मगर उनके विचार, उनकी सोच हमारे मन में है। और एक लौ की तरह वो, जब तक ये सृष्टि रहेगी, किसान कमेरे की लड़ाई जारी रहेगी, तो वो जलती रहेगी, और उनके विचारों से हम आगे बढ़ेंगे सदैव। क्योंकि ये दोनों ही पार्टियों के लिए बिना ओम प्रकाश चौटाला के पहली सियासी बड़ी रैलियां चौधरी थी। देवीलाल जी को वो पहचान दिलाई राष्ट्रीय स्तर पर, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है। चौधरी देवीलाल से बड़े नेता नहीं हो सकते इस देश में, कोई भी नहीं हुआ, बीट एनीवन। मगर चौधरी देवीलाल जी को वहां तक ले जाने वाले कौन थे, उनके पीछे असली ताकत कौन थी? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। उनको तो मैं कहता हूं कि हम नहीं, ये जेजेपी और ये जो इस पार्टी का आप नाम ले रहे हो वो नहीं, सबको उनकी तस्वीर लगा लेनी चाहिए। अब वो यहाँ पे नहीं है, सृष्टि में नहीं है, हमारे बीच में, तो उनके विचार हैं, उनके विचारों से प्रभावित तो कांग्रेस के लोगों को भी होना चाहिए, बीजेपी वालों को भी उनकी तस्वीर लगानी चाहिए। मैं तो एडवाइस करूंगा, क्योंकि हरियाणा के आयरन मैन थे, बड़े किस्से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस प्रदेश को, क्योंकि हम भी जब छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हमें सिर्फ चौटाला नाम सुनाई देता था कि ओम प्रकाश चौटाला खून पसीने से इस प्रदेश को सींचने का काम अगर किसी ने किया है, असली मायने में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया है। तो ये जो जेजेपी है वो ओम प्रकाश चौटाला को बिल्कुल साथ लेकर चलेगी, जिस तरीके से साथ लेके क्या, हमारे पास तो वी हैव नो अदर चॉइस, हम तो हैं ही उन्हीं की पार्टी। उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ था। जब भी घर में दो बेटे होते हैं, एक लायक होता है, एक दूसरा होता है, तो लायक जो होता है, पिता उसका हाथ छोड़ करके उसको अपने रास्ते पे निकाल देता है, और जो थोड़ा वैसा होता है उसका हाथ पकड़े रखते हैं कि ये रास्ते से इधर उधर ना हो जाए, जिससे शंका होती है। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला को जो ज्यादा अपना मानते हैं वो ये कहते हैं कि जब मैंने उनका क्या क्या आपको एक्सीडेंट हुआ था, आप तो मिलने तक नहीं गए वहाँ, तो वो सर्टिफिकेट देंगे क्या हम मिलने गए या नहीं गए? वो तो हम जानते हैं, जो ओम प्रकाश चौटाला जी जानते थे, वो खुद वहां होते थे क्या? पूछ लो उनसे। मैं तो कितनी बार मिल के आया हूं। अच्छा, मगर ये सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग, मुझे ये नहीं समझ आता कि ये किसी की राजनीतिक विरासत किसी के बाप की बपोती नहीं हो सकती, किसी के घर में उसको पकड़ के नहीं रख सकते। चौधरी देवीलाल का क्लेमेंट बन जाते हैं। चौधरी देवीलाल के क्लेमेंट हम थोड़ी हैं, जनता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला देश के हैं ना, हाँ, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के भी क्लेमेंट जनता है, हम नहीं है। इसको घर में रखा मतलब हाथ से नहीं छूटता, मोह नहीं छूटता उनका। मैं रखूं, मेरा हो सब कुछ, मेरे नीचे, मेरे से दब के नहीं। ये तो लड़ाई थी, ये इसी बात का तो डिफरेंस था कि जो मेरे से डरेगा, दबेगा, मेरे जूते के डर से डरेगा, हम उनके जूते के डर से नहीं डरे। बस यही फर्क पड़ गया। अच्छा, परिवार एक होने को लेकर दिग्विजय चौटाला स्पष्ट तौर पर सामने कैमरे के बोलते भी रहते हैं और सही जवाब भी देते हैं, क्योंकि दूसरों से हम अगर पूछते भी है ना तो वो टाल मटोल कर देते हैं, अजीब सी बातें करते हैं। मैं तो सदैव इस बात का पक्षधर रहा हूं। आपसे ये सिर्फ ये पूछना है मुझे कि अगर ऑफ कैमरा कभी भी आप एक परिवार के साथ बैठेंगे या पूरा परिवार एक साथ हो तो आप क्या कहेंगे अभय सिंह चौटाला से? नहीं, मैं तो यही चाहूंगा कि परिवार एक को क्यों ना हो। और मैं क्या चाहूंगा, हमारे चाहने से क्या होता है, हम जब आप पब्लिक लाइफ में हो ना, आप एक बात को मानो, पब्लिक लाइफ में जब हो तो आप जनता की प्रॉपर्टी हो। हम जनता की प्रॉपर्टी हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हम एक सेवक के तौर पर काम करते हैं जनता के लिए। जनता हमें ओहदों पर बिठाती है, पद पर बिठाती है, हटाती है, ये एक अलग विषय है, मगर हम जनता की प्रॉपर्टी भी हैं। तो जनता की मूल भावना है कि इनका परिवार एक हो जाना चाहिए।
तो अगर मैं उस मूल भावना से अलग हूँ तो मुझे लोग ना समझ कहेंगे। ना समझ कहेंगे। तो मैं तो कहता ही हूँ कि परिवार एक उम्र हो कैसे, ये इसका फॉर्मूला जो है वो मेरे पास नहीं है। इसका फॉर्मूला हमारे घर के दोनों बड़े हैं। मेरे पिताजी बड़े हैं, वो उनसे छोटे हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी सबसे बड़े हैं। इन लोगों को बैठ करके अगर कोई फॉर्मूला लगता है, इनने दोनों ने पहले भी प्रयास कर लिया मगर वो एक तरफ से नकारात्मक थे। भविष्य में अगर कोई प्रयास होगा, मगर तीनों की सोच जब मिलेगी तभी तो कोई गाड़ी आगे चलेगी ना। अब कोई मेरे और आप जैसा सारे दिन कहते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने कभी डॉक्टर साहब से बात की घर पे? सब डॉक्टर साहब तो पहले दिन ही, डॉक्टर साहब तो पहले दिन से ही पॉजिटिव है। वो तो चाह ही रहे थे कि जब चौटाला साहब का देहांत हुआ उनकी, तो उन्होंने तो उस पहले दिन ही ये कह दिया था कि अब इससे सुनहरा मौका नहीं आ सकता परिवार को एक करने का। तब तो मीडिया में भी ये बातें चल रही थी कि अब तो एक हो ही जाना चाहिए और हो भी जाएंगे, ऐसा लग रहा था। उम्मीद तो फिर वो उन लोगों ने क्या उसका क्या कहा, रिजल्ट क्या दिया, उसका रिवर्ट क्या दिया, रिप्लाई क्या दिया? इसका एक कारण ये भी है ना दिग्विजय, क्योंकि आदित्य एक साथ आ गए, रवि की बात करें, रवि चौटाला वो भी पहले अलग थे, वो भी अब चौटाला परिवार में एक हो गए, तो आप तो फिर भी सगे हैं। मुझे एक बात बताओ कि ये आरोप लगता था देश में कि नरेंद्र मोदी जी के पास एक वॉशिंग मशीन है कि उसके अंदर बीजेपी में जो शामिल होता है उसके कितने भी काले कारनामे हो सब धुल जाते हैं, चाहे वो 2G 3G और कोयला सब धुल जाते हैं। अभी भी चल रही है वो वॉशिंग मशीन। तो मैं उस वॉशिंग मशीन को, ये अभय सिंह जी क्या किराए पे ले आए हैं क्या? आय से अधिक संपत्ति के केस में किसके हस्ताक्षर थे सबसे पहले? कहां है वो आजकल? वो इसीलिए मैंने कहा कि किसान को राबड़ी पिला करके भला और बुरा कहने वाले कहां हैं आजकल? और वो हमें दुहाई देते हैं। कई बार तो मैं देख रहा था, अभी मेरी चाची जी कह रही थी कि माफी मांग लो। अरे जब वो घटना घटी तो आप थी कहां? कौन सी राजनीतिक दल में थी? कम से कम आपको पता भी है क्या हुआ था? जिसको पता ना हो कम से कम वो हमें एडवाइस ना दे। नहीं, माफी मांगने वाली बात जैसे मैं आ गया उसके ऊपर कि उन्होंने कहा कि माफी मांग ले। मैं क्या माफी मांगे? कि दिग्विजय और दुष्यंत क्यों माफी मांगे? क्या कारण क्या है? कोई ऐसा कोई कारण आपको भी नजर आता हो कि चलो हमसे कोई गलती हुई है? ये अपनी सुपीरियरिटी, मैं यही तो कह रहा हूं बार बार कि जूते के नीचे दबा करके रखने की आदत जो है, और वो जमाना चला गया। मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, जनता सर्वोपरि है प्रजातांत्रिक प्रणाली में। जनता जिसके साथ होगी वो आगे बढ़ जाएगा, जो मेहनत करेगा उसके साथ। आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ जाओगे। हम मेहनत करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हमने 1 साल में हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं, उसका आंकलन जनता कर रही है। और 4 साल में हम कहाँ होंगे? मैंने आपसे इंटरव्यू के शुरू में कहा था, अब समाप्ति में यही कहूंगा, चिट फंड में लगाना है पैसा, चिट फंड में लगा लो, और खरे सोने पे लगाना है तो खरे सोने पे लगाओ। लंबी सोचनी है या आज कल की सोचनी है? करण चौटाला वाला जो मैटर हुआ, महम कांड को लेकर डॉक्टर साहब के ऊपर जिस तरीके का बयान, शर्म आनी चाहिए। बाद में आप लोगों ने हमारा भाई है, मेरा बड़ा प्यारा लाडला भाई, क्या मगर उसको ये शोभा देती है बात कहते हुए, झूठ बोलते हुए सरेआम ही? अजय सिंह चौटाला तो उस समय चुनाव लड़ रहे थे, वो तो राजस्थान में थे। एक दिन भी वहां नहीं गए, उठा करके नाम ले दिया। कहने में क्या जाता है भाई, अब ये तुम्हारे पीछे लोगों को कांग्रेसियों ने एक प्रचार चला रखा है भाई, मैम कांड, तो नाम लेके अजय सिंह जी का नाम ले दो, 2-4 दिन मीडिया डाइवर्ट हो जाएगी, पता। तो अब किसी हमारे समर्थक ने उठा करके उनको माना नहीं का नोटिस दे दिया, अब जवाब नहीं है उनके पास, जवाब अभी तक तो आया ही नहीं। आपने भी शायद उस टाइम एक बयान दिया था कि हम लीगल नोटिस देंगे। नहीं, मैंने बिल्कुल कोई बयान नहीं दिया, ना मैं कभी उसको लीगल नोटिस क्यों दूंगा। मैं तो उससे स्नेह करता हूं, मगर उसने जो, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। अर्जुन तो दे सकता था ये बयान, क्योंकि उसको मैं जानता हूं। करण से ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ना समझ बात करेगा, कांग्रेसियों की बात की जलन हमारे पे उतारेगा। चलो बड़े लोग तो मतलब जैसे मान के चलो कि अभय सिंह चौटाला और डॉक्टर साहब जो है वो नहीं बोल रहे, आप लोग तो आपस में बोलते होंगे, बातचीत कुछ तो होती होगी, ऑफ द रिकॉर्ड तो बोलते ही होंगे। ऐसा है, हम सकारात्मक लोग हैं। हाँ। दुष्यंत जी भी, हम भी। और अब जब हम मिले थे ओम प्रकाश चौटाला जी के देहांत के समय, सब सारा परिवार एक साथ बैठा था, तो सब सकारात्मकता से था। और उस समय इसीलिए लोग कह रहे थे जब ये परिवार बैठ सकता है एक साथ तो ये इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। अब होती है आप लोगों की बात? नहीं, अभी उसके बाद तो कोई बातचीत नहीं हुई अभी, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पुण्यतिथि है 20 दिसंबर को,
तो जाहिर तौर पर इनेलो भी प्रोग्राम कर रही है, वो आप उनका भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रोग्राम है। हम पारिवारिक तौर पर जो उनके समर्पित लोग हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो सब हर जिले के अंदर एकत्रित होंगे। सिरसा के अंदर डॉक्टर साहब के नेतृत्व में और ऐसे पूरे प्रदेश भर में प्रदेश व्यापी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, उनकी सोच में रखने वाला, गांव देहात में बसने वाला एक एक व्यक्ति जो है वो जिले हेडक्वार्टर पर पहुंच करके अपने नेता को समर्पित करेगा श्रद्धा तो सुमन। आप लोग भी जाएंगे उस हाँ, प्रोग्राम जाएंगे, में? क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, जो इनेलो कर रही नहीं है है, वो इनका पॉलिटिकल प्रोग्राम है, हम कैसे जाएंगे? पॉलिटिकल है मतलब, लेकिन पुण्यतिथि है तो हाँ, तो जाहिर तौर पुण्यतिथि पर हम आप भी बिना बुलाए जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम आपके तो ज़्यादा नहीं है। तो पॉलिटिकल उनकी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रोग्राम में कैसे चले जाएंगे? ये तो कोई तुक वाली बात ही नहीं हुई। नहीं, पारिवारिक तौर पर नहीं, पारिवारिक तौर पर कोई कार्यक्रम रखा ही नहीं ना। पारिवारिक तौर पर तो मैंने जैसा कहा कि हमने तय किया है कि हम सिरसा में इकट्ठे होंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश भर के अंदर जो है उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाएंगे। वो तो उनका पॉलिटिकल प्रोग्राम हो गया ना। अब आते हैं रणजीत चौटाला पे। बीच में ये जिक्र भी चला, आपने हालांकि इस चीज़ को डिनाई भी किया था कि नहीं, रणजीत चौटाला जो है वो जेजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। अब शायद वो कोई नई पार्टी को लेकर भी लगे हुए हैं। रणजीत लोगों को दादाजी इकट्ठा जो भी हैं कर हमारी रहे हैं। परिवार के बड़े हैं, राजनीतिक तौर पर उन्होंने मेरा समर्थन किया, हम उनके साथ थे। इसके बाद राजनीतिक फैसले लेने आदमी की खुद की इच्छा होती है। इस रैली में भी हमने उनको इनवाइट किया था। भविष्य में भी एक बड़े होने के नाते मैं सदैव उनके जाकर के निमंत्रण हो, एडवाइस हो, मैं उनसे लेता रहूंगा और वो मुझे देते रहेंगे। मेरे से, दुष्यंत जी से, डॉक्टर साहब से उनका बड़ा स्नेह है। पारिवारिक तौर पर हम हर दूसरे तीसरे दिन मिलते जुलते रहते हैं। राजनीतिक तौर पर भविष्य में क्या होगा, मैं तो चाहूंगा सारा परिवार एकजुट हो। मैं तो खुले तौर पे कहूँगा। आप तो इसके पक्षधर हैं ना, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि अभय सिंह, डॉक्टर साहब, सारी फैमिली एक हो। इसके पक्षधर आप स्टार्टिंग में ये मैं तो कहता बात हूँ कह रहे हो फिर कि तो रोड़ा कोई ही नहीं है, ऐसा कोई बंदा फिर जो तो आपको एक कर दे। फिर तो रोड़ा ही नहीं है। हाँ। लेकिन बात बन क्यों नहीं रही, ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये नहीं बन पा रही ये है। सवाल का जवाब आप तलाशने की कोशिश करो। हाँ। उन लोगों से जाके पूछो, वो हो IPS सकता है वो ये आपका कैमरा और माइक फेंक के मारे और वहां से खड़े होकर के चले। नहीं, मैं बस थोड़ा सा ये पूछना, एक जो लेटेस्ट मुद्दा ये चल रहा था कि पूर्व आईपीएस आरएस यादव ने पहले तो कहा कि मुझे 39 जूते मारे, जूत मारे, लेकिन अब तो यू टर्न लेके वो कह रहे नहीं मारा भाई मुझे कुछ। मैं वही कह रहा हूँ, किसने किसको मारा या नहीं मारा, ये वो दोनों पार्टियां जानती हैं। किसी को दर्द हुआ, चोट लगी, नहीं लगी, किसने किसको मारा, चौटाला चौकी में मारा, मैं नहीं जानता इस बारे में। ना मैंने उस समय सुध संभाली थी, ना मैंने इस तरह की कोई बात को सुना। और उस समय हम एक थे परिवार में, पार्टी में भी एक थे। तो मेरे हिसाब से तो मैं ऐसी बातों को एंडोर्स नहीं करता। अगर किसी ने मारा होगा तो वो जाने, किसी ने खाया होगा तो वो जाने, नहीं मारा होगा नहीं मारा तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है। फिर रोड़ाई किस बात का? वो ये कह रहे कि अब तो यू टर्न काम की बात कर लो ना, कोई सीईटी की बात कर लो, कोई और बच्चों की नौकरी की बात कर लो, रोजगार की बात कर लो, फलाना धमकाना। ऐसा ही आरएस यादव है, ऐसे ये मिल गए जूते में मारने में और ना मारने में उलझ गए, प्रदेश की जनता को भूल गए। मैं हाथ जोड़ के दोनों से आग्रह करूंगा, गले मिलो, प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ो। कोई सड़क पर आओ, कोई किसान की लड़ाई लड़ो, आज जो मुआवजा नहीं मिला उसकी लड़ाई लड़ो, गरीब की लड़ाई लड़ो, दलित की लड़ाई लड़ो। किसने 30 साल पहले जूते खाए और नहीं मारे, उनको भुला करके बातों को गले मिल करके प्रदेश के हित के लिए काम करो। हर व्यक्ति को प्रदेश के हित के लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद। ये तो पारिवारिक बातें हो गई है। अब आते हैं डबवाली पर, क्योंकि ये वो इलाका है, अछूता इलाका रहा। ज़्यादातर जब भी सरकारें आई तो विपक्ष में यहाँ का विधायक होता है, अब भी वही रीत चली आ रही है। आप चुनाव लड़े यहाँ पर, अच्छे वोट गेन किए, दूसरी विरोधी पार्टियों को भी बड़ा असमंजस में डाल दिया कि दिग्विजय जो है चुनाव लड़ रहे। लेकिन जब आपकी सरकार थी, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन तब आप में से कोई भी ज़्यादातर डबवाली में क्यों नहीं दिखा? सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल पूछते लोग, मुझसे भी कह रहे कि कभी आप उनसे ज़रूर पूछना। सबसे ज़्यादा सड़कें हरियाणा बनने के बाद जो ओम प्रकाश चौटाला के राज में बनी इस इलाके में, उससे भी ज़्यादा सड़कें अगर किसी ने बनाई तो दुष्यंत चौटाला ने बनाई। अगर किसी विरोधी के मन में कोई शंका है तो आप मेरे सामने उसे ले आएगा। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करने वाला आदमी। गांव को सबसे ज्यादा पैसा डेवलपमेंट के फंड का जो ओम प्रकाश चौटाला जी ने दिया, उससे भी ज्यादा पैसा आज के जमाने में अगर किसी ने दिया तो दुष्यंत चौटाला ने दिया। कोई गलत किया? उसके बाद स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, जो गांव में खेल खिलाड़ी के लिए स्टेडियम पर्पसेस के लिए जो पैसा गया, यहां तक कि इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए भी जो पैसा गया, वो दुष्यंत चौटाला की कलम से गया। महाग्राम योजना के तहत 3-3 गांव के अंदर सीवेज, गंगा, चौटाला, देसुजोदा के अंदर
शहरों में भी सेक्टरों में नहीं डलती, वो सीवेज की काम शुरू हुए। किसकी कलम से हुए? दुष्यंत सिंह चौटाला की कलम से हुए। नहरों के नवनिर्माण की बात शुरू हुई, दुष्यंत सिंह चौटाला की कलम से हुई। घग्गर का पानी लाने के लिए, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के लिए कलम चलाई किसी ने, कोई मुख्यमंत्री ने आज तक हाथ भी नहीं रखा था, दुष्यंत सिंह चौटाला ने चलाया, वो इनने काम रोक दिया बीजेपी वालों ने। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई इस तरह का आदमी, किसी के पेट में ज्यादा दर्द है हमारे को लेके, तो उस भाई को मैं निमंत्रित करता हूं आपके चैनल पर, कभी भी ले आना मेरे सामने, फैक्ट्स पे बात कर लेंगे और मैं उनको जवाब दूंगा कि जितना काम हमने किया, किसी ने किया हो तो बताओ। इस दवाली हलके को जितना फंड हमने दिया, 1000 करोड़ से भी ज्यादा इलाके के अंदर दुष्यंत चौटाला की कलम से ना लगा हो तो मैं वोट का हकदार नहीं हूं। फंड दिए, बहुत सारे काम भी किए, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा वक्त रहते, अगर हम अगर 4.25 साल के अंदर, 4.25 साल के अंदर जो है 2-2.5 साल तो हालात ऐसे रहे कि घर से ही नहीं निकल सकते थे कोरोना काल में, और शुरुआती सालों में हम अपनी पार्टी के काम के लिए पूरे प्रदेश में घूमते थे। मेरे माताजी, मेरी पिताजी समय रहते सुख और दुख के भागीदार रहे हैं इस हल्के के। मुझे एक भी घर ऐसा बता दो डवाली के अंदर, सुख दुख के अंदर हम आगे पीछे शामिल ना हुए, कोई और राजनीतिक दल इतना एक्टिव रहा हो। हम सॉफ्ट टारगेट हैं। क्यों है पता है? मेरी उम्र अभी 36 साल है, दुष्यंत चौटाला की उम्र अभी 38 साल है। हम सॉफ्ट टारगेट इसलिए हैं क्योंकि इनको ये पता है कि इनकी राजनीति अभी 30-40 साल की बची हुई है और इन्होंने लंबा चलना है। इनको कैसे दबाया जाए, मारा जाए, यानी ठीकरा अगर फोड़ने की बात आती है सबसे पहले लाके हमारे सिर पे फोड़ते हैं। अब डवाली को लेकर किस तरीके का विजन दिग्विजय मेरा एक तैयार ही कर विजन रखा है? क्योंकि अभी तो परिसीमन होना है, तो जाहिर तौर पर मुझे लग रहा है शायद डवाली से 2 सीटें आएगी, निकलेगी, एक रिजर्व करेगी, क्योंकि वो जो भी पार्टी दिग्विजय बनाती है चौटाला जाहिर तौर पर को सरकार होती है, तो आपने मेरे से एक सहूलियत बहुत के हिसाब जाहिर से। सवाल पूछा था, वैलिड सवाल। वो ये था कि आप इलेक्शन हार गए या इलेक्शन। मैं उन लोगों को ये स्पष्ट कहना चाहता हूं, इलेक्शन जीतना और हारना मेरे लिए कोई टारगेट नहीं है। मेरी पार्टी मुझे टिकट देगी, डवाली से देगी तो मैं लड़ूंगा। डॉक्टर साहब ने अपनी सीट से मुझे चुनाव लड़ाया था। अगर डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे तो उनकी सीट है। कल को इसका प्रारूप क्या होता है ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, अपन उस पर कमेंट आज नहीं कर सकते। मेरा मकसद, जिस दिन मैं चुनाव हारा या मुझे 38,000, मेरे लिए वो जीत समान था, मैं उसी दिन से एक एमएलए के तौर पे ही काम कर रहा हूं। लाइब्रेरीज की बात हो, नशे के खिलाफ जंग छेड़ने की बात हो, कैंसर के खिलाफ लड़ाई की बात हो, इलाके के अंदर मूलभूत रूप से कोई भी विषय आया, कोई शेड बनाने की बात आई, गौ इसकी शाला की बात आई, कहीं भी कोई बात आई, नौकरी लगवाने की बात आई, आपके बठिंडा वाले प्लांट की बात आई, इससे इन गांव को हक दिलाने की बात आई, कोई भी विषय आया, मैं दिन रात जो है लोगों के बीच में रहता हूं। प्रदेश भर में मुझे घूमना है, जिम्मेवारी है, उसको भी छोड़ के मैं 2 दिन तो यहां कम से कम निकालता हूं। अगर मेरे से ज्यादा विधायक भी घूम रहा है तो भी मैं जिम्मेवार हूं। मेरे से ज्यादा काम, मेरा खुला चुनौती है विधायक जी को, वो अपना रिपोर्ट कार्ड ले आए, 1 साल का मैं ले आऊंगा। अगर मेरे से ज्यादा काम उन्होंने कराए होंगे तो मैं उनकी जीत मानूंगा। डवाली पंजाब से सटा हुआ इलाका है, नशा यहाँ पर आम बात है। आप बीइंग ए युवा, मैं नशे क्या को सोचते हैं, कैसे मतलब इसको खत्म किया जा सकता है? सरकार को किस तरीके से काम नशा करना जो चाहिए? है, अगर पुलिस चाहे, सीआईए स्टाफ चाहे, नारकोटिक्स विभाग चाहे, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक तो ये नशा रह किसका गया, ये जो अब तो ये जो दूसरा आपको जिसको यहाँ पर कहते हैं ना चिट्टा और ये सब, ये तो नशा, ये भी अब वो है सेकंड लाइन में। अब तो इनका गोलियों का नशा रह गया, केमिकल नशा जो ज्यादा चल जिसको ये, और ये गोलियां भी, ये 1-2 जो पेन किलर्स आती हैं उसके अंदर, मैं सरकार से मांग करता हूं इस पे सख्त कानून, ऐसा कानून जो अरब कंट्रीज में भी नहीं है, वो विधानसभा के अंदर बना दो। अगर हमारी सरकार भविष्य में आएगी और ये सरकार नहीं कर पाएगी, मैं वादा देता हूं कि मैं चाहे कुछ कानून बनवाऊंगा कि इस पर ऐसी सख्ताई होनी चाहिए, चाहे बी इट कोई किसी पार्टी का, हमारी पार्टी का भी कार्यकर्ता उसमें फंसे तो निकलने का सवाल ही ना हो। यानी ऐसा खौफ होना चाहिए कि भाई नशे की तरफ तो सोचे ही ना, नशा बेचना है और नशा खरीदने पर ऐसा कानून हमारे प्रदेश में हो कि लोगों को जो है ना उससे डर लगे, हाथ कांपे उस तरफ सोचते हुए भी, उस तब जाकर के हालात सुधरेंगे।
दूसरी इस इलाके में पानी की बड़ी समस्या है, पानी की उसका लड़ाई, मुद्दा तो पानी खैर तो आप पानी जाते की हैं तो कब देखते ही रहते हैं, हमने उठाते हमने रहते ही हैं। उठाया पानी का मुद्दा, और हमने पानी का, दुष्यंत ने जब पानी दिया इलाके को, आप मुझे बताओ नहर की बंदी कितने दिन की थी, कितना पानी मिला? अब इस बीजेपी की नायब सिंह सैनी की सरकार में कितना पानी मिला हमारे डबवाली को, सिरसा जिले को? बच्चा बच्चा कह रहा है दुष्यंत चौटाला ने पानी की कमी नहीं होने दी थी, सरप्लस पानी था, और आज पानी की कमी है। किसकी वजह से है? और ये लोग पानी पे हमें लड़वा रहे हैं। नेलो वाले मैं देख रहा हूँ, वो चौटाला गांव की टेल तक पानी पहुंचाने के चक्कर में जाके इरिगेशन मिनिस्टर से मिले, पीछे की उसने नाके वो कर दिए, छोटे कर दिए, और वो उठा करके पानी आ, ये लोग हमें लड़वाना चाहते हैं। ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ, जैसे जंडवाड़ा बिश्नोइया में भी प्रोटेस्ट चला, और उससे आगे पानी पहले इनका चौटाला कम में करके भी आगे चला। देने की बात थोड़ी थी। हाँ, पानी जो पीछे से हमें क्यूसेक पानी 145 कितना था, वो जो पूरा हमें मिलना चाहिए था, वो कम मिल रहा है। लड़ाई तो लड़नी थी उसकी, वहां जाकर के, और उसको पूरा इवेंट दिखाया इन लोगों ने। अभय सिंह चौटाला की कोठी पे भोजन करवा कर हक दिलवा दिया। यहाँ तीसरे दिन पानी कम हो गया, वो सारे लोग धरने पे बैठे, मसा महीने के बाद जाके पीछा छूटा। मैं ऐसे विधायक जी से कहूंगा, भाई ऐसे पंगे जो है ना यहाँ ना लो, ये आपस में और लड़के मरेंगे। ये तो इस बार ये तो हमारे ये जो किसान आपने कहा पानी वाला तो अभी भी चल रहा है चौटाला में मुद्दा। मैं कह रहा हूं कि 10-12 गांव अगर उठ करके चल देते, उधर से उनमें आक्रोश हो जाता, तो विधायक जी तो अपना चंडीगढ़ चला जाता, यहां पर जो भाईचारा बिगड़ता उसका क्या समाधान होता? विधायक के काम को कैसे देखते हैं, खास करके डबवाली के जो मैं विधायक है, जिस तरीके के प्रचार प्रसार किया उन्होंने, कहा ना, कि मेरे को बहुत तो कुछ खूब समझ ही काम नहीं आ रहा। करने कोई वाले काम, अगर कोई जमीन पर काम दिख जाए तो एक आधा भी दिख जाए तो मैं मान लूंगा। विधायक जी तो मशरूफ हैं अफसरों को डराने में, धमकाने में, और एरोगेंट लैंग्वेज में। उनकी तो बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि वो तो जो है ना, वो एक म्यान में ये 2 तलवारें मिल गई। वो इनेलो वाले तो पहले ही ऐसे थे, अच्छा। ये ऊपर से और सवाई तो मैं इनके बारे में तो क्या कहूँगा, ये तो लोगों को खाने को आते हैं। इनको जस्टिस दिलाने की बात ही नहीं है, इनके मन में काम करने का। मुझे बताओ तो सही, ये काम किए मैंने 1.25 करोड़ के ढाणियों के, मैं एक एमपी साहब जो हमारी पार्टी से समर्थित एमपी बन के आए थे, कार्तिक शर्मा, मैंने 1.25 करोड़ के ढाणियों के मंजूर करा दिए। इसने एमपी साहब ने, अपने एमएलए साहब ने कितने कराए? जेजेपी ने युवाओं, क्योंकि आपने ही जिक्र कर दिया सीएटी का, युवाओं को रोजगार के लिए जेजेपी ने 75% आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ी, कुछ हद तक सफलता मिली, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो कोर्ट में पाई। अटक गया मामला। कोर्ट में अटक गया। अब क्या स्टैंड है आपका कि अगर इन फ्यूचर सरकार बनती है, युवाओं के लिए क्या पहल रहेगी आपकी? हमारी पहल यही रहेगी कि हरियाणवी को हरियाणा के अंदर उसका पहला अधिकार रोजगार मिले। उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हम इंडस्ट्रीज़ को, जैसे दुष्यंत जी मारुति लेके आए, जैसे जैपनीज कंपनी का बड़ा प्लांट लेकर के आए मानेसर में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 2 उन्होंने बनवाए। हमारा यही सपना रहेगा कि हरियाणा के सिरसा जैसे, डवाली जैसे क्षेत्र जो रिमोट एरिया है, वो कल्पना भी नहीं कर सकता, तो मेरा टारगेट, और दुष्यंत जी से इस बात की लड़ाई लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा कि भाई यहाँ पर खुलना चाहिए। इस इलाके में एक बढ़िया इंडस्ट्री खुल जाए जिसमें 10, 15, 20 हज़ार लोगों की एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, एयरपोर्ट नजदीक है, हाँ, इस पूरी बेल्ट में कहीं खुल जाए, सिरसा जिले के इस क्षेत्र में, जिले के, हाँ। तो फिर हमारा बहुत ईज हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जो बोझ उठा हुआ है ना बेरोजगारी का, बेरोजगारी कम होगी तो क्राइम कम होगा, नशाखोरी कम होगी। जो कमाने खमाने की सोचेगा वो फिर नशा क्यों करेगा? मौजूदा सरकार लग रही है आपको कि युवाओं है ही को नहीं सरकार, सही से कहाँ नौकरी दे पा सरकार? रही है? सरकार नहीं, वो तो, ये तो सरकार है डीजीपी की, सरकार है आईएएस ऑफिसर्स की। चला ये रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी ताली बजा बजा के हंस रहे हैं। लोगों का मर्डर, डकैती हो रही है, लोगों की गुंडाई हो रही है, उसको कोई रोक नहीं रहा। इनकी कोई मानता नहीं। वो तो खुद नायब सिंह सैनी ने एक उसको केंद्रीय मंत्री को कह दिया, मैं चपरासी नहीं बदल सकता। वो तो ये भी कह रहे हैं मैं डम्मी सीएम नहीं हूँ, आप लोग ऐसे ही उनको नाराज करे जा रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, हम चाहते हैं कि वो डम्मी सीएम ना हो, मगर मनोहर लाल जी छोड़ें तब डम्मी सीएम ना हो ना। अभी तो डम्मी सीएम है। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, तमाम खास करके डवाली का ये जो इलाका है, इनके युवाओं को और पूरे प्रदेश भर के प्रदेश के युवाओं को यही कहूँगा कि हमें, नशा हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, उसके लिए हमें एजुकेशन और स्पोर्ट्स 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आओ मिलकर के डवाली जो क्षेत्र है, चाहे हम सत्ता में ना हो तो उससे क्या है, विल तो होनी चाहिए। दुष्यंत चौटाला सत्ता में नहीं थे, उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र के अंदर वो काम करे जिससे एक क्रांति आई, बदलाव आया। गांव में किसी ने सोचा ही नहीं था वाईफाई भी लगेगा, दुष्यंत चौटाला लेके गए।
गांव-गांव पानी के टैंकर बांट दिए, गौशालाओं की सेवा हुई और बहुत से ऐसे काम हुए। तो आओ मिलकर के अगले 4 साल जो है, जहां जन विरोधी नीतियां बीजेपी की, उससे लड़ेंगे, मिलजुल के लड़ेंगे। मगर हमारे क्षेत्र को नशे के जंजाल से बचाना है, उसके लिए 2 ही दिशा है। एजुकेटेड युवा जो होगा वो नशे की तरफ कम जाएगा, क्योंकि उसको रोजगार की अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा दिखेंगी। और दूसरा स्पोर्ट्स, जो खेल खिलाड़ी होगा, जो शाम को और सुबह मैदान में जाएगा। मैं 1 घंटा वर्जिश करता हूँ सुबह, तो जब मैं वर्जिश करता हूँ तो मेरे दिमाग का जितना स्ट्रेस और सारी चिंता जो है वो वहीं निकल जाती है। तो खेलों को लेकर आप लंबे समय से मैं कई तो ऐसे टूर्नामेंट्स करवाए हैं, तो इस बार आगे तैयारी है? अब हाँ बिल्कुल, अब जनवरी के अंदर कर देंगे, शुरू कर देंगे। जनवरी के अंदर ऐसा टूर्नामेंट करवाएंगे जिस आपने देखा नहीं होगा आसपास में। चलिए दिग्विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम तरह की बातें जो है दिग्विजय चौटाला बड़ी बेबाकी से कहते हैं, खास करके परिवार का जो मुद्दा हो, परिवार को एक करने का मुद्दा हो, उसको लेकर भी जो है किस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, स्पष्ट तौर पर बात रखी। दिग्विजय चौटाला युवा प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे।